नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 30 दिसंबर 2021 को। उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का विभाग है। इसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट के पेपर देने वाले हैं जो कि आपकी अगली शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, सीटेट के अंदर इस बार भी प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए जो ऑनलाइन मोड में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? 1, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। 2, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। 3, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। या फिर 4, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? 1, मात्रात्मक परिवर्तन। 2, गुणात्मक परिवर्तन। 3, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। या फिर 4, शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विकास, बालकों की वृद्धि और विकास में हमारे दोनों यानी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो कि बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? 1, प्रकृति। 2, आनुवंशिकता। 3, लालन पालन। या फिर 4, क्रोमोजोम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लालन व पालन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? 1, स्कूल एवं पास पड़ोस। 2, परिवार एवं संचार माध्यम। 3, पास पड़ोस एवं शिक्षक। या फिर 4, परिवार एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था हमारी परिवार एवं पास पड़ोस है। नेक्स्ट, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण पर है? 1, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। 2, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। 3, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण। या फिर 4, सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में अक्षम होते हैं? 1, संवेदी पेशी अवस्था। 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 3, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या फिर 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? 1, क्रमबद्धता की योग्यता। 2, सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता। 3, अकेंद्रितता। या फिर 4, अनुपातिक तर्क की योग्यता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अकेंद्रीयता। नेक्स्ट, बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अध्यापक कहते हैं यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि बिल्ली के पैर हैं। तो बच्चा कहता है पंजे। अध्यापक, सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? तो बच्चा कहता है यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतक्रिया की
किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? 1 अवलोकनात्मक अधिगम, 2 विवरणात्मक अधिगम, 3 पाड़ या फिर 4 संज्ञानात्मक संघर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पाड़। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? 1 सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, 2 मनोयौनिक दृष्टिकोण, 3 व्यवहारवादी दृष्टिकोण या फिर 4 ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? 1 बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, 2 बड़ों द्वारा की गई व्याख्याओं से सीखते हैं, 3 पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं या फिर 4 स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? 1 व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, 2 अनुभव अंजन्य, 3 सामाजिक बुद्धि या फिर 4 अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? 1 जेंडर सशक्तिकरण, 2 जेंडर रूढ़िबद्धता, 3 जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन या फिर 4 जेंडर समरूपता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2nd एंड 4th दोनों हमारे यहाँ पर ठीक होंगे, जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर समरूपता। CBSE वालों ने, सीटेट वालों ने यही हमारे दोनों ऑप्शन ठीक माने हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन दिया है, बच्चे के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। तो इसका कारण दिया है दोस्तों, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सही विकल्प चुने ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है या फिर 4 ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2nd हमारा ठीक होगा दोस्तों, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? 1 उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, 2 यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो, 3 यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े, या फिर 4 उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन में हमारा फर्स्ट, यानी कि उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? 1 पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। 2 पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न रहते हैं। 3 पोर्टफोलियो विद्यार्थी की स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करने, स्वनियमितता को समन्वित करते हैं। या 4 पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट,
सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक, बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचि और आवश्यकताओं की पहचान करना। दो, व्यक्तिगत भिन्नताओं को निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। तीन, अधिगम को सहज करने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। या फिर चार, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों हमारा सेकंड और फोर्थ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी ठीक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हमारा थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारे ठीक हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारे यहाँ पर ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ कौन से हैं। दोस्तों फर्स्ट हमारा बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, ये ठीक है हमारा। थर्ड हमारा अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। और फोर्थ है हमारा दोस्तों प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। और दोस्तों ये वाला हमारा गलत होगा, सेकंड, व्यक्तिगत भिन्नता को निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? एक, श्रवण अक्षमता। दो, बौद्धिक अक्षमता। तीन, सोलिन स्पेक्ट्रम। या फिर चार, दृष्टि अक्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि सोलिन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है रहेगी? एक, कक्षा में होने वाले चर्चाओं में शामिल करने होने के अवसर देना। दो, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। तीन, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग। या फिर चार, समबुद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा फोर, यानी कि समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये हमारे कुछ मिलान करने हमें, एक साइड हमारी दिव्यांगता ये दी है हमारी और दूसरा इसका वर्णन दिया है। तो डिस्फेरिया हमारा किससे संबंधित है और डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफी ये हमारे किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फोर ठीक है, यानी कि ए का फोर, बी का वन, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। तो दोस्तों मिलान कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो डिस्फेरिया का हम देखेंगे तो डी का, डिस्फेरिया का मतलब भाषीय विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता को प्रभावित करता है। और हमारा दोस्तों डिस्प्रैक्सिया होता है हमारा संतुलित सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोज़मर्रा के कामों को करने में कठिनाई। और दोस्तों हमारा जो डिस्कैल्कुलिया होता है हमारा, डिस्कैल्कुलिया होता है वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणना को करने की दक्षता को प्रभावित करते हैं। और हमारा दोस्तों जो डिस्ग्राफी होता है वो डिस्ग्राफी होता है हमारा वह दिव्यांगता जो संबद्धता के प्रति समन्ता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? एक, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर। दो, प्रत्येक शिक्षार्थी की निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना। तीन, शिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। या फिर चार, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण करने के सख्त निर्देश देना। तो दोस्तों बहुत इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। नेक्स्ट, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? एक, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। दो, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण और आंकड़ों का विश्लेषण। तीन,
समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण। या फिर 4 समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना और परिणाम की व्याख्या करना। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा ठीक होगा। समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण और आंकड़ों का संग्रहण। नेक्स्ट, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? 1 बच्चों की योग्यता को, 2 बच्चों के प्रयत्न को, 3 बच्चों की घबराहट को, या फिर 4 आनुवंशिक रचना को। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के प्रयत्न को। नेक्स्ट, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? 1 केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, 2 जेंडर और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, 3 विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़ सभी विद्यार्थियों से, या फिर 4 भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। नेक्स्ट, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? 1 सामाजिक संरचनावादी, 2 व्यवहारवादी, 3 सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, या फिर 4 संरचनावादी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि सामाजिक संरचनावादी। नेक्स्ट, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? 1 अवसारी चिंतन, 2 सतह यथार्थता, 3 उपलब्धि परिपक्वता, या फिर 4 सीखी गई निस्सहायता या बेचारगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि सीखी गई निस्सहायता या फिर बेचारगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। 1 कंठस्थीकरण का प्रत्यास्मरण के द्वारा, कंठस्थीकरण और समालोचनात्मक चिंतन, 3 अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, या फिर 4 अनुभव जनित अधिगम से प्रत्यास्मरण की तरफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, यानी कि अनुभव जनित अधिगम से समालोचनात्मक चिंतन की तरफ। नेक्स्ट, विद्यार्थी के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? 1 अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। 2 अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। 3 अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। या फिर 4 अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसे कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? 1 वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दी गए के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उन्हें फटकारती है। 2 वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थी को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी न कर लेनी चाहिए और दूसरी क्रिया में जाने के लिए संगीत की धुन बजा देती है। 3 वह अध्यापक जो नियमित रूप से एक गतिविधि करता या करती है, दूसरी की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देता है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाता है। या फिर 4 वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थी से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान श्यामपट्ट से नकल उतारने पर रखें। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी चाहिए और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। नेक्स्ट,
जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? 1, बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया। 2, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था। 3, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है। या फिर 4, यह व्यवस्था की असफलता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह व्यवस्था की असफलता है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 30। तो दोस्तों यहाँ पर एक कथन दिया है, विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। इसका कथन दिया है या कारण दिया है, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो दोस्तों सही विकल्प चुनने हमारे ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा दिया है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा दिया है ए सही है आर गलत है। और चौथा दिया है ए सही है और ए और आर दोनों सही गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सूत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले हमने सीटेट के सभी प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑफलाइन हुए थे और ऑनलाइन में जो क्वेश्चन हुए वो सभी हमने करा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते दोस्तों मैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।